हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स बैच। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करो, ठीक है, तब जाके आप सेकंड लेक्चर करो, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस नहीं करते हो तो आपको बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलो फटाफट सबसे पहले आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एसेट से। हमने 1 से लेके 5 तक फर्स्ट लेक्चर में देखा था और 6 जो है हमारा वो है एसेट। तो आज हम लोग बात करने वाले एसेट के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग के साथ चर्चा करने वाला हूं कि बच्चों आप लोग बताओ कि एसेट के बारे में पहले सुन रखा था या नहीं। तो बच्चों आई होप आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे एसेट का नाम सुने होंगे, जैसे फर्नीचर, मशीन, लैपटॉप। जो आपके आसपास में जो कुछ दिख रहा है वो सब आपको एसेट लग रहा होगा। बट अकाउंटिंग के लैंग्वेज में एसेट का एक डिफिनीशन है जिसके कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर सेटिस्फाइड होते हैं तभी वो एसेट कहलाएगा। तो सर वो क्या होता है? तो देखो, कोई भी चीज जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है और उसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, यानी उसे हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं, और उस एसेट का यानी उस चीज का हम क्या है, ऑनर है, उसके हम लीगल ऑनर है। ठीक है, तो जैसे देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसको पढ़ाने के क्रम में मैं बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज करता हूं। अगर हमारा बिजनेस होता, जो कि नहीं है क्योंकि मैं तो अपने खुशी से आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। बट अगर ये बिजनेस होता तो अब जरा सोचो कि जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा, ये सब क्या है? ये सब सर कोई एसेट, आप बोल सकते हो कि आप कोई चीज है जिसको आप बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो और इसका एक वैल्यू है मनी के टर्म में। ठीक है, और इन सारे कैमरा, मोबाइल फोन, इसके हम क्या है, ऑनर है, हम इसके मालिक हैं। ठीक है, तो हम एसेट को इस तरह से समझते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग जो हम ओन्ड करते हैं, ओन्ड करते हैं। ओन्ड का मतलब क्या हुआ सर? हम उसके बिजनेस, हम उसके लीगल ऑनर हैं, यानी हमने उसे खरीदा है, हम उसके डॉक्यूमेंट पे हम उसके ऑनर हैं, हम उसके मालिक हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसको हम ओन करते हैं, जिसको हम ओन करते हैं और उसको हम बिजनेस में यूज करते हैं, यूज इन बिजनेस, यूज इन बिजनेस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बिजनेस में यूज करते हैं और जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है। अब देखो बच्चों, आपको पता ही होगा कि अकाउंटिंग में अगर किसी को मेजर नहीं कर सकते मनी के टर्म में तो फिर हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मॉनेटरी वैल्यू का मतलब हुआ कि हम पैसे में मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो अगर एसेट बोला जाए कि कौन सी चीज एसेट है, तो हम पहला कंडीशन रखें कि कोई भी चीज एसेट तभी हो सकता है जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन नंबर 1 कि हम उस चीज का ऑनर हैं, यानी हमारी वो वस्तु हमारे, मुझे बिलोंग करती है, यानी हम उसको, उसके लीगल ऑनर हैं। ठीक है, दूसरा, उस वस्तु को हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, उस वस्तु को हम अपने व्यवसाय में यूज कर रहे हैं। जैसे देखो मैं लैपटॉप, माइक्रोफोन, कैमरा, इस सब को क्या कर रहा हूं, अपने बिजनेस के अंदर यूज कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड, जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन को हम बोल सकते हैं कि आज के डेट में ये मोबाइल फोन अगर हम खरीदने जाते हैं तो हमको 14,000 रुपया में मिलेगी, लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हमें 70,000 में मिलेगी, यानी हम उसे मनी के टर्म में मेजर कर पा रहे हैं। तो अगर ये 3 कंडीशन किसी भी चीज के लिए सेटिस्फाइड करे कि वो आप उस चीज का लीगल ऑनर है, बिजनेस में आप उसे इस्तेमाल करते हैं और उस चीज का एक मनी के टर्म में आप मेजर कर सकते हैं, तो वो बन जाता है आपका एसेट। ठीक है, जैसे कि देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है। अगर आप एक बिजनेस करोगे तो आप देखोगे कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, बैंक
बैलेंस, इन सब के बिना आप बिजनेस चला ही नहीं सकते हो। कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बहुत सारे चीज हैं जिसको आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हो। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब जो आपको मैं आपके सामने में बोल रहा हूं, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सबको आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और ये इन सब के आप लीगल ऑनर हो, यानी लैंड आपने खरीद रखी है, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब आपका है, कैश, बैंक बैलेंस ये सब आपका है, यानी आपके नाम पे आप उसके लीगल ऑनर हैं, बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबको आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे लैंड, लैंड को आप वैल्यू कर पाएंगे कि लैंड आज के डेट में अगर हम लैंड को बेच दे तो हमको उससे कितना पैसा आएगा, बिल्डिंग की क्या वैल्यू है, फर्नीचर की क्या वैल्यू है, यानी आप उसे मनी के टर्म में मेजर कर पा रहे हो। तो ये सब क्या है हमारे लिए बच्चों, ये सब हमारे लिए एसेट है। अब बच्चों मेरे साथ साथ एक एसेट की एक डिफिनीशन लिख लो, जो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछी जाती है कि एसेट को डिफाइन करो, ठीक है। वैसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एनीथिंग ओन्ड, ठीक है, एंड विच इज यूज्ड इन बिजनेस एंड हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, यानी कोई भी चीज जिसे हम ओन करते हैं, बिजनेस में उसका यूज करते हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू होता है, तो हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है। फिर भी हम एक एडिशनल आपको एक डिफिनीशन लिखा देते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट मेरे साथ लिखो, एनीथिंग, एनीथिंग कोई भी चीज, विच विल, एनीथिंग विच विल इनेबल, विच विल इनेबल अ बिजनेस, जो बिजनेस को इनेबल करते हैं, इनेबल का मतलब योग्य बनाते हैं, ठीक है, इनेबल अ बिजनेस टू गेट बेनिफिट इन फ्यूचर, टू गेट बेनिफिट इन फ्यूचर, टू गेट बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट, इज एन एसेट। मैंने क्या बोला कि कोई भी चीज जिससे आपको बिजनेस, आपके बिजनेस को फायदा मिलता है, आपको बिजनेस को चलाने में हेल्प मिलती है फ्यूचर में, वही हमारा क्या है, एसेट है। इसके एग्जांपल मैंने बता दिया कि देखो कैश, बैंक बैलेंस, इसको यूज करके बिजनेस में आपको बिजनेस को चलाने में मदद मिलती है। अब जरा सोचो कि आपके बिजनेस के अंदर कैश और बैंक बैलेंस नहीं है तो फिर आप अपने स्टाफ को सैलरी कैसे दे पाओगे? अगर आपके पास लैंड, बिल्डिंग नहीं है तो आप फैक्ट्री कैसे चला पाओगे, आप ऑफिस कैसे चला पाओगे? अगर आपके पास प्लांट, मशीन, फर्नीचर नहीं है तो फैक्ट्री आपका कैसे चलेगा? यानी आप बोल सकते हो कोई भी चीज जिसको आप बिजनेस में, कुछ बिजनेस को रन करने में जो आपको हेल्प पहुंचाती है, ठीक है, साथ में आप उसके ऑनर भी हो। अब पता चले कि बिजनेस में तो हेल्प पहुंचाती है लेकिन वो आपका एसेट नहीं है, आपने उसे किराए पे लिया है, ठीक है। मान के चलो हमने कोई ऑफिस किराए पे ले रखा है, हम उसके ऑनर नहीं है, तो वो हमारा एसेट नहीं होगा, भले ही उस ऑफिस को हम बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो हमने किसी बिल्डिंग को लीज पे ले लिया, हम हर साल उसका लीज को की पेमेंट करते हैं, उसकी किराया को पेमेंट करते हैं, तो बिजनेस के अंदर तो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक वस्तु है जिसको बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू भी है, बट वो हमारा नहीं है। अगर वो हमारा नहीं है तो हमारा एसेट कैसे बनेगा? इसीलिए एक एसेट के अंदर 3 कंडीशन होना चाहिए। बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं यानी बिजनेस को चलाने में मदद मिल रही है, ये सबसे पहला कंडीशन है। एसेट तभी कहलाएगा जब उसको बिजनेस में आप उसे यूज कर रहे हो। दूसरा, आप उसके लीगल ऑनर हो, यानी आप उस एसेट के मालिक हो। अगर किसी से आपने भाड़े पे ले लिया, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, तब आप उसके आप मालिक नहीं कहलाओगे, उसके वो आपका बिजनेस का एसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन कि आप उसे मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? एसेट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसेट यानी संपत्ति क्या होता है, ठीक है। चलो यहां पे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आप आसपास के बिजनेस को एनालाइज करो। देखो कि आपके आसपास अगर कोई दुकान है, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसको देखो और एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। 10 से 20 तक का एक लिस्ट बनाओ और आप देखो कि
कौन कौन से उस बिजनेस के एसेट हैं, ठीक है, और उसको कमेंट्स करके बताओ, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। देखो एसेट का डिफिनीशन याद करना बहुत आसान है, आप बोल दोगे बहुत आसान है, सिंपल है सर, हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, हम उस एसेट के ऑनर हैं और उसका मॉनेटरी वैल्यू है, लेकिन पहचान करना सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर किसी डिफिनीशन को याद कर लेते हो बट आप उसको बिजनेस में अप्लाई नहीं कर पाते हो तो फिर कॉमर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कॉमर्स का मतलब ये आपने जो पढ़ा उसको बिजनेस के अंदर अप्लाई करनी है आपको, इसीलिए आप इस तरह से पढ़ो कि आप उसे अप्लाई कर पाओ। आई होप आप लोग अप्लाई करोगे और कमेंट्स करके बताना लिस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। चलो चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ एसेट, यानी एसेट कितने टाइप की हो सकती है। तो देखो बच्चों एसेट को हम जनरली 3 भाग में बांटते हैं। एसेट को कितने भाग में बांटते हैं? 3 टाइप में हम लोग बांट के पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास एसेट का 3 कैटेगरी होगा, एक फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सबसे पहला जो कैटेगरी होता है वो होता है करंट एसेट का। सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं? करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है। दूसरा कैटेगरी जो है वो है हमारा नॉन करंट एसेट। दूसरा कैटेगरी क्या हुआ? नॉन करंट एसेट, ठीक है। और थर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट। थर्ड को क्या बोलते हैं? फिक्टिटियस एसेट, ठीक है। चलो अब सबसे पहला हम लोग बात करते हैं करंट एसेट के ऊपर कि करंट एसेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करंट एसेट के ऊपर बात करते हैं। तो देखो बच्चों करंट एसेट को हिंदी में बोला जाता है चल संपत्ति। क्या बोलते हैं हम इसे? चल संपत्ति, ठीक है। चल यानी कि करंट एसेट। अब देखो करंट एसेट क्या होता है? तो देखो करंट एसेट्स को बोलेंगे ऐसा एसेट जिसे हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहें किसी भी एसेट को तो एक साल के अंदर अगर हम उसे कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? करंट एसेट कहलाता है। तो देखो करंट एसेट को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। सबसे पहला एसेट वो होगा जिसको हम रखते हैं सेल के लिए, हेल्ड फॉर सेल। ये क्या होता है सर? यानी आप जिस चीज का धंधा कर रहे हो, ठीक है, आप जिस चीज का धंधा कर रहे हो तो जो आपके पास स्टॉक होगा ना, यानी जिस चीज को बेचोगे, ठीक है, वो आपके लिए हमेशा करंट एसेट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर बोले तो इसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। सर स्टॉक क्या होता है? वैसे तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर भी इसको समझते हैं। मान के चलो हमारा जो बिजनेस है वो है पेंसिल बनाने का, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम अपने बिजनेस के अंदर पेंसिल बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो ये जो पेंसिल है ना वो हमारे लिए क्या कहलाता है? स्टॉक। स्टॉक हमेशा हमारा करंट एसेट होगा। यानी क्यों होगा सर करंट एसेट? क्योंकि हम इसे रखे हैं बेचने के लिए, हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड का मतलब होता है रखना, हेल्ड का मतलब क्या होता है? रखना, यानी बेचने के लिए रखे हैं। अगर हम किसी भी गुड्स को अगर हम बेचने के लिए रखे हैं इसका मतलब है कि ये हमारे लिए क्या है? करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि इसे हम हमेशा मान के चलते हैं कि अगर हम कोई गुड्स बनाते हैं, जरा आप लॉजिकली सोचो कि आप किसी चीज का धंधा कर रहे हो तो आप हमेशा सोचते हो कि इसे 1 साल के अंदर बेच दिया जाएगा, ठीक है, यानी उसको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एसेट को हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है बच्चों? वो हमारा बन जाता है करंट एसेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने करी कि वो ऐसा एसेट जिसको हम बेचने के लिए रखे हो। अगर हम उस एसेट को बेचने के लिए रखे हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? करंट एसेट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड हो गया कि ऐसा एसेट जिसका इंटेंशन है, इंटेंडेड फॉर कन्वर्जन इनटू कैश विद इन 1 ईयर। कन्वर्जन इनटू कैश विद इन 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ सर? 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 साल के अंदर कैश में
कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा सोचो कि कोई ऐसा एसेट जिसको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? करंट एसेट। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? करंट एसेट। अब सर इसकी एग्जांपल भी बता दो। तो सबसे पहला एग्जांपल जो होता है, स्टॉक की तो हमने बात कर ही ली। एक तो सबसे पहला होगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, सर ये तो कैश में ऑलरेडी है, तो ये 1 साल के अंदर तो और आराम से लिक्विडेट हो जाएगा। कन्वर्ट का मतलब होता है कि हम 1 साल के अंदर कैश में लिक्विडेट कर पाए। लिक्विडेट का मतलब हम उसे कैश में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? करंट एसेट। तो सबसे पहला तो हमने एग्जांपल लिया कैश इन हैंड। दूसरा बैंक बैलेंस। अगर बच्चों बैंक बैलेंस है तो जब चाहो जब मर्जी हो आप जाओ बैंक से, और बैंक से आप पैसा निकाल के घर आ जाओगे। तो जब चाहो तब आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 1 साल के अंदर तो कैश में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बात करें बिल्स रिसीवेबल। सर ये क्या होता है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं आराम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जिसको हम किसी कागज में हमको कोई लिख के दे देता है कि हम आपको 2 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर हम आपको पेमेंट कर देंगे। अब जैसे मान के चलो हम कोई कस्टमर हमारे पास आया, ठीक है, और वो बोला साहब अभी पैसा नहीं है, हम आपको 3 महीने के बाद हमारे पास पैसा आएगा, हम आपको दे देंगे, फिलहाल अभी आप हमको सामान दे दो। ठीक है, हम सोचे हम तुम पे कैसे भरोसा कर ले, हो सकता है कि हम अभी तुमको बेच दे, बाद में तुम वापस मना कर दो। तो बोला ठीक है साहब, हम आपको बिल्स बना के देते, लिख के देते हैं कि हमको 3 महीना के अंदर आपको हम पेमेंट कर देंगे, और अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो आप इस कागज को, इस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में जाके आप हम पे मुकदमा कर सकते हो। यानी आपको एक बिल बना के दे रहा है, उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो बच्चों अगर हमारे पास बिल्स रिसीवेबल रहता है तो हम कभी भी बैंक में जाके उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। बैंक कुछ चार्ज लेगी। मान के चलो हमने 1 लाख का बिल्स रिसीवेबल हमारे पास है, तो अगर हमको तुरंत पैसा चाहिए तो हम बैंक में गए, बैंक कुछ डिस्काउंट के रूप में 5,000 6,000 रुपया लेगी, लेकिन उस बिल्स को कैश में कन्वर्ट कर देगी, और बैंक जो है उस कस्टमर से पैसा बाद में कलेक्ट करेगी जब वो बिल का ड्यू डेट कंप्लीट हो जाएगा। ये हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम आप लोग के सिलेबस में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम इसको अंडरस्टैंडिंग लेंगे। बट आप एक बात समझ लो कि बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है सर, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है। उसी तरह से बात करते हैं, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्या होता है सर? हमने खर्चा एडवांस में पे कर दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में पे कर दिया। जैसे कि मान के चलो हमने मकान का किराया एडवांस में पे कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमें कुछ ऐसा बात हुआ जिसके वजह से हम मान के चलो कुछ एग्रीमेंट वगैरह कुछ चेंज हुआ, तो हम बिजनेस जिसको हमने रेंट पेमेंट किया एडवांस में वो मुझे वापस कर देगा। ठीक है, अगर कोई खर्चा ऐसा होता है जो हम एडवांस में पे करते हैं तो वो ये मान के चला जाता है कि इसे हम 12 मंथ के अंदर कैश में रियलाइज कर सकते हैं। तो ये सब बच्चों कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा करंट एसेट के कैटेगरी में आता है। सर इसके अलावा भी हो सकता है, बिल्कुल इसके अलावा भी हो सकता है, एटसेट्रा मैं लगा देता हूं। आप जरा खुद से सोचना कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से करंट एसेट के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो हमने अभी पढ़ रखे उसके अलावा और भी 2-4 एग्जांपल आपको खोज के कमेंट्स करके बताने हैं। तो करंट एसेट हमने समझ लिया। करंट एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जो सेल के लिए रखा गया हो, जिसका एग्जांपल हमने बताया स्टॉक, और दूसरा होता है जिसे 1 साल के अंदर कैश में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए करंट एसेट कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं करंट एसेट के अंदर एक टर्म होता है लिक्विड एसेट। ठीक है, ये करंट एसेट का ही पार्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। करंट लिक्विड एसेट जो है वो करंट एसेट का ही पार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं तरल संपत्ति। इसको क्या बोलते हैं? तरल संपत्ति। ठीक है, अब ये क्या होता है सर? अब देखो ये करंट, मैंने बोला करंट एसेट का ही पार्ट होता है, यानी ये किस फॉर्म में होता है? तो ये होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, यानी कैश के फॉर्म में रहता है। इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो और विच कैन बी, और विच
कैन बी converted, which can be converted into cash, which can be converted into cash quickly. अब सर ये हम क्या बोल रहे हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, यानी जनरली बोला जाता है 3 महीने के अंदर अगर आप किसी को कैश के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे तो वो आपका लिक्विड एसेट यानी तरल संपत्ति बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लिक्विड एसेट के अंदर सारे के सारे करंट एसेट आते हैं, बस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए जब आपको मान के चलो, इसके लिए एक फॉर्मूला है लिक्विड एसेट को निकालने का, इसका फॉर्मूला क्या है लिक्विड एसेट का, तो लिक्विड एसेट इक्वल टू हो जाता है लिक्विड एसेट इक्वल टू हो जाता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब जैसे मान के चलो अगर हम एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं, हमारे पास करंट एसेट 100 रुपए का है, हमारे पास टोटल करंट एसेट 100 रुपए का है। ठीक है, अब उसमें से अगर हमारे पास मान के चलो स्टॉक है 20 रुपए का, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेज है 10 रुपए का, प्रीपेड एक्सपेंसेज है 10 रुपए का, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अगर माइनस कर देंगे, स्टॉक को माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो बचेगा यानी कि 70, ये हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट कहलाएगा। तो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारा का सारा करंट एसेट एक्सेप्ट स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा लिक्विड एसेट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा लिक्विड एसेट का। अगर आपको कभी क्वेश्चन आपको पूछे कि लिक्विड एसेट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, सर करंट एसेट में से स्टॉक को घटा देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड एसेट। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, स्टॉक को क्यों माइनस कर रहे हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों माइनस कर रहे हो, ये दोनों ऐसा है बच्चों, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मान के चलो हमने पेंसिल बनाई, लेकिन ये कब बिकेगा इसकी गारंटी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 3 महीने के अंदर बिक जाएगा। बट लिक्विड एसेट तो हम ये बोल रहे हैं कि लिक्विड एसेट ऐसा है कि जो कैश और बैंक के फॉर्म में है, या जिसे बहुत जल्दी यानी 3 मंथ के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा है 3 मंथ के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताओ स्टॉक, ऐसा हो सकता है कि आपका स्टॉक ना बिके, तो आप इसीलिए उसे लिक्विड एसेट नहीं बोल सकते हो। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर आपने क्यों बोला, अब आपने किसी को किराया दे दिया है, सैलरी दे दिया है, तो उससे वापस कैश में कन्वर्ट कराना आसान नहीं है, आप उसे कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते। हाँ, बट ये करंट एसेट है क्योंकि हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने स्टाफ को सैलरी दिया तो फिर उससे हम काम करवा सकते हैं, हमने रेंट मान के चलो एडवांस में पे कर दिया तो हम उस बोल सकते हो बिल्डिंग, उस ऑफिस को यूज कर सकते हैं, बट कैश में तुरंत कन्वर्ट नहीं करा सकते। इसीलिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा लिक्विड एसेट नहीं है। तो लिक्विड एसेट कैसे निकलेगा, सर करंट एसेट, उसमें स्टॉक माइनस करोगे, उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तो हमारा लिक्विड एसेट बन जाएगा बच्चों। चलो अब हम लोग बात करते हैं नॉन करंट एसेट। सर फर्स्ट एसेट का 3 पार्ट होता था, हमने डिस्कस करी, फर्स्ट करंट एसेट के अंदर लिक्विड एसेट आया। अब ये सेकंड पार्ट बात कर रहे हैं एसेट का, जो कि नॉन करंट एसेट है। अब नॉन करंट एसेट क्या होता है, तो जो आप समझो कि करंट एसेट की हमने बात करी, करंट एसेट हमने क्या बोला, जिसे 1 साल के अंदर कन्वर्ट करा सके कैश के अंदर। अब ये नॉन करंट एसेट क्या कहलाएगा, तो ऐसा एसेट जिसे हम लंबे समय तक बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ऐसा एसेट, यहां पे आप ये लिखो कि ऐसा एसेट जिसका इंटेंशन हो, इंटेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस, लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस, लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस। ठीक है, यानी आप इस तरह से बोल सकते हो कि ऐसा एसेट जिसे हम लंबे समय तक बिजनेस में यूज करते हैं, जिसे हम लंबे समय तक बिजनेस में यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए
अब जरा आप सोचो कि सर लंबे समय का मतलब क्या हुआ, सर लॉन्ग टर्म यूज का मतलब क्या हुआ। लॉन्ग टर्म मतलब कितना समय तक यूज करें, 4 साल, 5 साल, 10 साल, यानी कि क्या इस लॉन्ग टर्म यूज को आप कैसे, आप इसको, इस क्राइटेरिया को कैसे आप ये कर पाएंगे कि फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो बच्चों, लॉन्ग टर्म यूज का मतलब हुआ ग्रेटर देन 1 ईयर, यानी अगर 1 साल से ज्यादा का आप यूज कर रहे हो, अगर आप 1 साल से अधिक का यूज कर रहे हो तो माना जाएगा कि आप उस एसेट को लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर अगर आप यूज कर लेते हो तो वो तो करंट एसेट के कैटेगरी में आ जाएगा। 1 साल से ऊपर जब आपका एसेट यूज होगा तब वो नॉन करंट एसेट के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म यूज होना चाहिए, यानी 1 साल से अधिक अगर आप बिजनेस में आप यूज करते हो, यानी आपका इंटेंशन है, क्योंकि शुरू में ही आइडेंटिफाई करना है कि करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट है, तो उसके लिए आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि इसे लंबे समय तक बिजनेस में चलाएंगे या नहीं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होता है बच्चों, दूसरा कंडीशन ये होता है कि नॉट हेल्ड फॉर सेल। दूसरा कंडीशन क्या है, नॉट हेल्ड फॉर सेल। आप बोल सकते हो नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, यानी बेचने का कोई इरादा नहीं है, यानी हम एसेट को बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हैं, उसको बेचने का कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, तो उस एसेट को हम नॉन करेंट एसेट बोलेंगे, बेचने का कोई इरादा नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो एसेट हमारा नॉन करेंट एसेट कहलाएगा। कौन कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन तो हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में यूज करने का इंटेंशन से हम उस एसेट को खरीदे हैं, और दूसरा हमको उसको बेचने का कोई इंटेंशन नहीं है, हम उसको बेचने के लिए नहीं खरीदे, हम उसको बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदे हैं, तो वो हमारा नॉन करेंट एसेट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो अब सर इसका कुछ एग्जाम्पल भी बता दो, जैसे कि, चलो तो हम लोग फटाफट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपने कहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं पे लंबे समय तक आपने पैसा लगा रखा है, यानी कि आप इस्तेमाल तो कर रहे हो, आप तुरंत आप उसको लिक्विडेट नहीं करोगे, आपका इंटेंशन उसको बेचने का नहीं है। दूसरा हो गया फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बहुत सारे एसेट आते हैं, जैसे कि अगर फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो आपका लैंड हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एटसेट्रा। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब आपका फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, मशीन, फर्नीचर, गुडविल हो गया, ये भी आपके फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट। ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट क्या हुआ, जिसे हम लंबे समय तक रखते हैं बिजनेस में और कोई इंटेंशन नहीं है बेचने का। अब देखो बच्चों, नॉन करेंट एसेट के कितने टाइप होते हैं, नॉन करेंट एसेट के कितने टाइप होते हैं, तो देखो नॉन करेंट एसेट के 2 टाइप आपको मिलेंगे। पहला टाइप तो होगा टेंजिबल एसेट, दूसरा हो जाएगा इनटेंजिबल एसेट। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट की। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, ठीक है। दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, यानी हमारे नॉन करेंट एसेट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो टेंजिबल हो गया, दूसरा क्या हो गया, इनटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल ऐसा एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ये क्या होता है सर, फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे हम इंसान हैं, जानवर हैं, इन सब का क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो आप फिजिकल एग्जिस्टेंस को इस तरह से बोलेंगे, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिसे आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू सकते हैं, वो होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, कैन बी सीन एंड टच, ठीक है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, तो उस एसेट को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल लेंगे लैंड, लैंड को आप देख भी सकते हो, आप उसे टच भी कर सकते हो कि ये हमारी जमीन है। ठीक है, बात करें बिल्डिंग की तो बिल्डिंग आप देख सकते हो, आप उसे छू सकते हो। ठीक है, मशीन की बात करें, प्लांट की बात करें, फर्नीचर की बात करें,
बहुत सारे एग्जाम्पल है। कंप्यूटर की बात करें तो ये सब एसेट ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ये सारे एसेट लंबे समय तक यूज हो रहा है, इसीलिए नॉन करंट एसेट भी बोला जाएगा। यानी टेंजिबल एसेट हमारे क्या है, नॉन करंट एसेट है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसे हम बिजनेस में लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं और बेचने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। ठीक है, तो आपका ये एक, मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं कि आप जाके देखना आसपास में बिजनेस में कौन सा चल रहा है, आपके आसपास में कौन सा बिजनेस चल रहा है, और उस बिजनेस के अंदर आपको पहचान करनी है टेंजिबल एसेट को। ठीक है, आपको देखनी है कि बिजनेस के अंदर कौन कौन सा एसेट यूज हो रहा है और कौन सा एसेट लंबे समय तक यूज हो रहा है, और किस एसेट को हम देख भी सकते हैं, किस एसेट को छू भी सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर। इसके अलावा भी बहुत सारे टेंजिबल एसेट है। इसको आपको लिस्ट बना के आपको कमेंट्स करना है, जिससे कि मुझे एक आइडिया लगेगा कि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा टर्म जो हमने बात करी, इनटेंजिबल एसेट। अब देखो ये उसका उल्टा हो गया, टेंजिबल का उल्टा हो गया इंटेंजिबल। अब इसका क्या है कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम इसे क्या बोलेंगे, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। कांट सीन एंड टच, कांट सीन एंड टच, ना तो देख पाएंगे ना टच कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब ये क्या होता है सर, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, यानी इसको इस तरह से बना के काट देते हैं, ना तो देख पाएंगे ना छू पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में उसको हम इंटेंजिबल एसेट बोलेंगे। अब चलो इसकी एग्जांपल की बात कर ले तो फटाफट आप सोचो कि कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं। तो सर सबसे पहला इंटेंजिबल तो होता है गुडविल। सर हमारी जो ख्याति होती है, यानी हमारा जो रेपुटेशन होता है, उसको बोला जाता है गुडविल। गुडविल को हिंदी में हम बोलते हैं ख्याति। ठीक है, आप सुन रखे होंगे कि आप फलाना बिजनेस का बहुत नाम है, जैसे कि टाटा। टाटा एक ब्रांड है। ठीक है, नाम सुन के आपको लगता होगा कि ये खराब एसेट नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने इतने लंबे समय तक बिजनेस में इस तरह का मैनेजमेंट लाया जिससे उसकी रेपुटेशन, गुडविल बहुत बढ़ गई। ये उस बिजनेस के लिए एसेट तो है, लेकिन क्या आप उसे देख पाओगे? आप क्या उसे छू पाओगे? नहीं सर, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं। आपको एक फील आ जाएगी कि इसका मार्केट वैल्यू अच्छा है क्योंकि इसका रेपुटेशन, इसका गुडविल अच्छा है। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप क्या उसे देख सकते हो? आप उसे क्या छू सकते हो, टच कर सकते हो? अब दोनों कंडीशन, सर बोलेंगे सॉफ्टवेयर तो सर हम देख सकते हैं कि ये टैली है, ये सॉफ्टवेयर फलाना है, ये एंड्रॉइड है, बट क्या आप उसे छू सकते हो? सर मतलब आपको एग्जिस्टेंस तो दिख रहा होगा लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल एसेट के कैटेगरी में आता है। उसी तरह से होते हैं कॉपीराइट। ये कॉपीराइट क्या होता है सर कि हमने मान के चलो कोई बुक लिखा और उसका कॉपीराइट ले लिया। ठीक है, हमने कोई लोगो बनाया, उसका ट्रेडमार्क हमने गवर्नमेंट से उसका ट्रेडमार्क करवा लिया, जो कोई दूसरा उस लोगो को यूज नहीं कर सकता है। उसी तरह होता है पेटेंट। ये सब ऐसा एसेट है। अब पेटेंट जैसे मान के चलो हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट का लॉन्च किया, आविष्कार किया, ठीक है, और उसकी पेटेंट करा ली, तो कोई सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, सेम फॉर्मूला को यूज करके उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता है, उसको हम पेटेंट बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा एसेट तो है, लेकिन इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। बट ये सारा एसेट लॉन्ग टर्म तक यूज होता है, इसीलिए इसे नॉन करेंट एसेट के कैटेगरी में रखा गया है। तो बच्चों आपने समझ लिया नॉन करेंट एसेट क्या होता है, जिसे लंबे समय तक बिजनेस में रखते हैं, कोई इरादा नहीं होता है बेचने का। ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो टेंजिबल एसेट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया टेंजिबल। दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब हमारा आता है फिक्टिटियस एसेट, जो कि थर्ड कैटेगरी में आता है बच्चों। फिक्टिटियस एसेट को बोला जाता है काल्पनिक। इसको क्या बोला जाता है? काल्पनिक संपत्ति। अब ये सर बस नाम का संपत्ति होता है,
ये हमारा नाम का संपत्ति है, एक्चुअल में ये हमारा एसेट नहीं है, बस हम इसको बुक में दिखाते हैं। इसको हम इमेजिनरी एसेट भी बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एसेट बोला जाता है। यानी आप बस एसेट आप बोलते हो, बट एक्चुअल में ये आपका एसेट नहीं है। अब ये कौन सा एसेट होता है बच्चों? फिक्टिटियस एसेट। तो ऐसा एसेट जिसे हम कभी भी कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश। कभी भी हम अपने जीवन में उसे हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश। अब इसका जैसे एक एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्चुअली में अगर बोला जाए फिक्टिटियस एसेट को बच्चों, तो ये हमारा खर्चा होता है, ठीक है। बट खर्चा हम इतना कर लेते हैं, इतना हैवी खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह के खर्चे को हम फिक्टिटियस एसेट के कैटेगरी में रखते हैं। अब क्योंकि खर्चा है तो सर एसेट क्यों मानते हो? इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखो मैंने बात की डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पे 3 वर्ड आता है, ध्यान से सुनना, 3 वर्ड आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब आगे चल के पढ़ोगे खर्चा 2 टाइप का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है? डिफर्ड किया जाता है, यानी फ्यूचर के लिए क्या किया जाता है? फ्यूचर के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम तुरंत उसे खर्चा में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, फ्यूचर में रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो कि हमने एक प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, हम एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किए। अब जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो अब जरा सोचो कि मार्केट में उसको कोई नहीं जानता था, तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट कराने की जरूरत पड़ी। हमने बहुत अच्छे से उसका प्रचार किया, मार्केट में एडवर्टीजमेंट कराया और उसके लिए हमने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 5 करोड़ का हमने एडवर्टीजमेंट कराया, ठीक है। अब इस एडवर्टीजमेंट को 5 करोड़ कराने से हमें इसका फायदा क्या हुआ कि हमारा 5 करोड़ के प्रोडक्ट्स, हम 5 करोड़ का जो एडवर्टीजमेंट कराए तो हमारा नया प्रोडक्ट का सेल क्या हुआ? बढ़ गया। सेल क्या हुआ? बढ़ गया, सेल इंक्रीज हुआ। और केवल इसका फायदा 1 साल नहीं रहा, लंबे समय तक अगर हम मान के चलो इतना एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो केवल उसका फायदा 1 साल तक तो नहीं हुआ, लंबे समय तक चला। मान के चलते हैं कि उसके वजह से 5 साल का सेल हमारा बढ़ गया, ठीक है। हम अगर आज एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ का कराए तो उसके वजह से हमें 5 साल तक हमें सेल की इंक्रीजमेंट बढ़ गई, तो हमारा सेल बढ़ गया। तो हमें ये एडवर्टीजमेंट तो हमारे लिए खर्चा है, अगर हम खर्चा के रूप में दिखा देते हैं, इसे हम एक्सपेंसेस के रूप में 1 साल के अंदर दिखा देते तो क्या होगा? 5 करोड़ का हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं कि देखो ये जो हम 5 करोड़ का खर्चा किए, इसका फायदा तो हमें 5 साल तक मिलेगा, क्योंकि 5 साल इसका सेल बढ़ेगा। तो चलो हम इसको क्या करते हैं? इस खर्चे को डिफर कर देते, इस खर्चे को क्या करते हैं? डिफर कर देते हैं। डिफर मतलब क्या करते हैं? इसको हम 5 साल तक दिखाएंगे, डिफर्ड फॉर 5 ईयर, यानी इस खर्चे को हम 5 साल के अंदर हम इसे खर्चा के रूप में दिखाएंगे। अब जरा देखो, मैं आपको टाइम स्केल पे दिखा रहा हूं, ये देखो हमारा इस एडवर्टीजमेंट को करने से हमें 5 साल का फायदा हुआ, 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर। तो हम क्या करें कि इस जो 5 करोड़ के खर्चे को हर साल हम 1-1 करोड़ का एक्सपेंसेस दिखाते चले गए। 1 करोड़ का हम क्या किए? एक्सपेंसेस हर साल दिखा दिए, यानी हमने पूरे 5 करोड़ 1 साल में खर्चा के रूप में नहीं दिखाया, हर साल 1 करोड़ 1 करोड़ करके हमने खर्चा दिखाया, 1 करोड़ 1 करोड़ करके हमने खर्चा दिखाया। तो अब जरा सोचो कि हर साल 1 करोड़ 1 करोड़ करके, तो यानी पूरे 5 साल में हमने 5 करोड़ का खर्चा दिखाया, पूरे 5 साल में हमने 5 करोड़ का खर्चा दिखाया, ठीक है तो मेरा खर्चा, लेकिन हम इसे 1 साल के अंदर नहीं दिखा रहे, 5 साल के अंदर दिखा रहे हैं। अब जरा सोचो क्या होगा? ये ईयर है, इसको हम बोलेंगे ईयर। हम एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं 1 करोड़ 1 करोड़ हर साल,
ठीक है। तो सर हमने पहले साल ही पेमेंट तो 5 करोड़ कर दिया, खर्चा तो एक्चुअली हमारा पहले साल ही हो गया। तो हमारा जो 5 करोड़ का खर्चा है, यानी ये जो 5 करोड़ है, हमने जो 5 करोड़ किया उसमें से 1 करोड़ हम खर्चा दिखा रहे हैं, तो बाकी का 4 करोड़ का क्या करेंगे? तो बाकी का जो 4 करोड़ होगा यही हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी फिक्टिशियस एसेट कहलाएगा। ये एसेट के रूप में खड़ा रहेगा, ये एसेट तो रहेगा लेकिन ये एसेट हमारा क्या कहलाएगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। है भले ही एसेट, ठीक है, मतलब एसेट के ऊपर दिखा रहे हैं, एसेट बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा ये एक्चुअल में खर्चा है। तो सर पहला साल तो हमें 4 करोड़ का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। अब दूसरा साल क्या हुआ? ये 4 करोड़ में से 1 करोड़ फिर खर्चा हो गया, तो फिर बचा कितना सर? 3 करोड़। 3 करोड़ का हमारा बचा, यानी 4 करोड़ यहां पे बचा था। फिर अब 3 करोड़ में से 1 करोड़ खर्चा हुआ तो 2 करोड़ बचा, फिर क्या बचा? 1 करोड़, और लास्ट में क्या होगा? ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। ये एक इमेजिनरी एसेट है, ये हमारा एक्चुअल में कोई एसेट नहीं है। ये खर्चा हम बहुत हैवी कर लेते हैं, उसको हम डिफर्ड कर देते हैं जितना साल तक उसका फायदा होगा। जैसे यहाँ पे हमने माना कि हमने प्रचार किया 5 करोड़ का, तो इसका फायदा हमें 5 साल तक मिलेगा, तो उसे हम 5 साल में उस खर्चे को हम दिखाएं, और बाकी जो बचता था उसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी फिक्टिशियस एसेट के नाम से उसको जानते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बच्चों, हमने सारे कैटेगरी पढ़ लिए। एसेट कितने टाइप के होते हैं? तो सर एसेट 3 टाइप के होते हैं, करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, चलो अब बात की करेंट एसेट। तो करेंट एसेट ऐसा होता है जिसे हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करा दें, ठीक है। या दूसरा होता है हेल्ड फॉर सेल, जिसे हम सेल के लिए, बेचने के लिए रखें, तो वो हमारा करंट एसेट कहलाता है, जिसके अंदर कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब आता है। उसके बाद हमने बात करी लिक्विड एसेट, जो कि करंट एसेट के अंदर ही आता है। लिक्विड एसेट का मतलब हुआ कि वो एसेट जिसे हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर दे, यानी विद इन 3 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दे, तो वो हमारा लिक्विड एसेट होता है। उसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आता है, इसीलिए हमने फॉर्मूला बताया लिक्विड एसेट का कि जब करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो वो तुम्हारा लिक्विड एसेट बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करी नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट क्या होता है? सर ऐसा एसेट जिसे हम बिजनेस में लंबे समय तक यूज करेंगे और उसको बेचने के लिए नहीं रखें, ठीक है, तो वो हमारा नॉन करेंट एसेट होता है। जिसमें हमने बात करी फिक्स्ड एसेट होता है, इन्वेस्ट नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट के कितने टाइप होते हैं? तो नॉन करेंट एसेट के 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो हमारा टेंजिबल एसेट होता है। जैसे हमने बात करी लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इसको हम देख भी सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं, तो वो हमारा टेंजिबल हो गया। दूसरा बात किए थे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड एसेट, जिसको हम फिक्टिशियस एसेट के नाम से जानते हैं। ये काल्पनिक यानी इमेजिनरी एसेट होता है। इसके अंदर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, यानी वो खर्चा जो हमने बहुत हैवी कर रखी है उसको हम 1 साल के बाद, यानी इसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा, उसको हम धीरे धीरे एसेट के रूप में अमोर्टाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप हम आपने एसेट को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आपको मैं क्विज दे रहा हूं कि आपको एक तो पहला क्वेश्चन है कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, दूसरा है कि कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट के कैटेगरी में आते हैं। तो फटाफट कमेंट्स करके बताना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। कहीं भी दिक्कत है कमेंट्स करके पूछो, कोई भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो पूछो, मैं अपने तरफ से पूरी मदद करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज मिले और अच्छे से आप अपनी कॉमर्स की जर्नी को आगे बढ़ा पाए। तो चलो ऐसे ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।